हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के एक नए चैप्टर वाले लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ एंड एथिक्स, जो हमारे क्लास 10th कॉमर्शियल एप्लीकेशन आईसीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट से वन शॉट वीडियोस के फॉर्म में हम लोगों ने सारे चैप्टर को कवर करा है हमारे इस चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो आप जा करके चैप्टर फर्स्ट से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। मैंने अपने इस चैनल पे कॉमर्शियल स्टडीज़ की 100% सिलेबस वन शॉट वीडियो के फॉर्म में कवर कर रखे हैं। दूसरा, एप्लीकेशन के भी कवर हो रहे हैं, मतलब कॉमर्शियल एप्लीकेशन का भी आखिरी के कुछ चंद चैप्टर बचे हुए जो वो भी कवर हो जाएंगे, और क्लास 9 के भी कवर कर रखे हैं। तो आप अपने जूनियर्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को प्लीज़ रिकमेंड कीजिए हमारे बारे में, ठीक है। इट विल हेल्प मी टू ग्रो। ओके, अभी छोटा कम्युनिटी है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल वैल्यूज एंड एथिक्स। चलो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, ध्यान देना। ओके, इन्वायरमेंटल एथिक्स एम्फसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। देखो, इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंटल वैल्यूज एंड एथिक्स का मतलब समझो। एथिक्स का मतलब होता है बेटा खुद का प्रिंसिपल्स, खुद का सिद्धांत, कि हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से देखो ना। बचपन से हम लोग ये चीज़ समझते आए हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एथिक्स है। ओके, और इन्वायरमेंटल वैल्यूज मतलब हम लोग को जो प्रकृति को लेकर क्या एथिक्स होनी चाहिए। मतलब कि ये तो हम लोगों ने भी बोला कि सर आपने बोला कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, तो ये तो इन जनरल एथिक्स हो गया ना। बट हमारे प्रकृति को लेकर के, बेसिकली हमारा जो नेचर है, नेचर जो हमारी मदर नेचर है, उनको लेकर के मेरी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। जैसे कि पेड़ ना काटे, हम लोग और ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, डिफॉरेस्टेशन ना हो, सेव वाटर, पानी को बचाया जाए, हम लोग को जो इन्वायरमेंट डिग्रेड होती जा रही है समय के साथ साथ वो ना हो, हम लोग जो हमारे रिवर्स है उनको पॉल्यूट कर दिए, ये सारी चीज़ें ना करें। तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ होने चाहिए और एथिक्स होने चाहिए। इस चीज़ के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इस लाइन को समझना, क्या लिखा है। इन्वायरमेंटल एथिक्स एम्फसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। ये एम्फसाइज करता है ह्यूमन बींग्स और नेचुरल इन्वायरमेंट के बेसिकली रिलेशनशिप को। ध्यान देना, हम ह्यूमन बींग जो है ना, ये नेचर से ही आए हैं। आपको पता है ये इन्वायरमेंट से हम लोग तो अलग है नहीं, बट कहीं ना कहीं हम लोग अपने इस इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि देखो यार, ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं, और ऐसा ही चलता आया तो शायद फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। और स्पेशली हम लोग बात करें कोविड के टाइम में, याद है तुम लोग को कोविड का टाइम। अगर तुम लोग नेट पे इसके बारे में सर्च करो, कोविड के टाइम में ना, अभी काफ़ी बच्चे आप लोग छोटे होंगे क्योंकि 4-5 साल हो गए इस बात को। आई थिंक तुम लोग उस समय 4 या 5 में हो गया, अभी 10th में हो। तो कोविड के टाइम में क्या था कि लोग घर में बंद हो गए थे, लॉकडाउन था पूरा, याद करो। तो उस समय क्या था कि लॉकडाउन ऐसी कड़ी हो चुकी थी, लोग घर में इतना छुप चुके थे ना कि इन्वायरमेंट खुद को हील करना स्टार्ट कर दिया था। जो हमारा एटमॉस्फेयर था, ओजोन लेयर जो हमारे छेद हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुका है पॉल्यूशन से, वो खुद को हील करना शुरू कर दिया था। और एक समय ऐसा भी आया था वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट हील हो चुका था। फिर आप देख लो कि शहरों में देखने को मिला कि कई जगह हिरणें घूम रही हैं, काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह सर्कुलेट हो रहे थे उस समय। तो लोग बोल रहे थे कि देखो अगर इंसान ना रहे धरती पे तो धरती कितना खूबसूरत हो जाए वापस से। कई नदियाँ ऐसी थी जो वापस से पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो गया था तो नदियाँ भी थोड़ी सुंदर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम लोगों का मतलब क्या, ह्यूमन बींग से मैं बोल रहा हूँ। और कोविड के बाद क्या हुआ, लोग वापस सड़कें पे आ गए, वापस पोल्यूशन शुरू हो गई, वापस सब चीज़ें बर्बाद होनी चालू हो गई। और फिर देखो, आज फिर से ओजोन लेयर वही दशा में है, ग्लोबल टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, चीज़ें फिर बद से बदतर हो गई हैं, ठीक है। तो जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं एक्चुअली दूसरों के लिए, जो हमारे एक इन शॉर्ट बोले ना, ह्यूमन बीइंग जो डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे न्यूक्लियर पावर बनाना, आप इतने सारे रेडिएशन निकलते हैं उनसे, न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। आप फैक्ट्रीज लगा रहे हो, उसमें इतने सारे जहरीली हवाएं निकलती है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। ये सारे चीज़ें जो हमारे लिए डेवलपमेंट है बेटा, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है। दूसरा मतलब क्या, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है बेटा, वो डिस्ट्रक्शन है। क्या है, डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल एथिक्स एम्फसाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट को, जो रिकॉग्नाइज करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, अदर लिविंग बीइंग आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि इंसान सबको बस बोलते ना हम लोग राजा हैं, हम लोग जो चाहेंगे वो होगा इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं है। चाहे प्लांट है, एनिमल्स है, या फिर कोई भी अदर क्रिएचर है, लिविंग बीइंग ही क्यों ना, हम लोग ही मतलब कोई भी अदर लिविंग बीइंग हो गया,
ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, सारे इंटीग्रल पार्ट है, एक अंदरूनी पार्ट है इकोसिस्टम के। आप ये कभी भी मत समझिए कि आप सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। दिस अवेयरनेस ग्रो इन 1960s, और ये अवेयरनेस पहली बार कब फैलाएगी, 1960s में फैलाई गई, 1960 के दशक में फैलाया गया। आई एम रियली सॉरी, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उभरना शुरू किया था वर्ल्ड वाइड, इंडस्ट्रीज लगने स्टार्ट हो गए थे, इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखने को मिला, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, कंट्रीज की पॉपुलेशन बेसिकली बढ़ने लगी। तो उस समय पहली बार ऐसा महसूस किया गया कि जो अवेयरनेस होना चाहिए इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ की रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयर किया जाए। अब देखो, तब से देखो कि 1960 से सन 2000, मतलब 40 साल उधर प्लस 25 साल इधर हो गए, 2025 अब एंड होने को आ गया है, अक्टूबर का मंथ चल रहा है, यानी कि 65 ईयर्स, ठीक है ना, 65 साल पहले ये लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि भैया ये स्थिति होगी, बट एज ऑलवेज ये बस किताबों में छप के रह गई। ओके, क्योंकि आपको पता है ना आज की दशा क्या है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बातें किताब में छप के रह गई और बस ऐसा ही रह गया, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिला। बाय द वैल्यूइंग द इन्वायरमेंटल एथिक्स, हम लोग इन्वायरमेंटल एथिक्स को वैल्यू करके पीपल बिकेम मोर कॉन्शियस ऑफ द डेली एक्शंस, हम लोग डेली अपने जो भी काम कर रहे हैं वो उस चीज़ को और ज़्यादा प्योरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग वो काम को नहीं करना बंद कर देंगे जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है, और वो काम को करना शुरू करें जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। मतलब शुरुआत कहाँ से हो सकती है, इवन आप घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट को रोक लो। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा, वो थर्मल एनर्जी, मतलब कोल को जलाते हैं, फिर उससे हीट होता है, फिर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा कोल जलेगा। ओके, कोल जलेगा तो बूंद बूंद से सागर बढ़ती है, वैसे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर दीजिए। ओके, आप साउंड पॉल्यूशन कम कीजिए, क्योंकि इससे जानवरों को तकलीफ होती है। ओके, साउंड पोल्यूशन कम कर दीजिए। आप पानी बर्बाद ना करें, पानी को एकदम प्रिजर्व करके यूज़ कीजिए, बिकॉज पानी इज समथिंग की जो भाई अगर ख़त्म हो गया तो पता नहीं क्या हो सकता है दुनिया का। बीइंग अ ह्यूमन जो हम लोग बोलते हैं ना, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, शायद ही कुछ हफ्ते या कुछ दिन हम लोग सर्वाइव कर पाए, उसके बाद सारे इंसान मारे जाएंगे। और ये कई लोगों ने, कई जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, ये बार बार कहते आए हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा ना, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कोई बहुत बड़े चीज़ों के लिए होगा, वो जो हम लोग आज कॉमन तरीके से वेस्ट कर रहे हैं ना, पानी, ज़मीन, इन सब चीज़ों के लिए होगा। पानी के लिए वर्ल्ड वॉर हो सकता है, ठीक है, पानी इतना ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये बीइंग स्टूडेंट्स जो हम लोग बड़े हो रहे हैं, देश के फ्यूचर हैं, ठीक है, अभी तो आप लोग फ्यूचर हो देश के, तो आप लोगों के अंदर ये चीज़ें समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब आप लोगों के जो कंट्री का पूरा कमांड आप लोग के जब हाथ में आएगा, तो आप लोग कॉन्शियसली चीज़ों को हैंडल करें, ठीक है, मिस मैनेजमेंट चीज़ों को ना करें। आई नो मेरे हम लोगों के जो अभी जो जनरेशन चल रही थी, उन्होंने चीज़ों को मिस मैनेज किया। जो 1960 से अभी तक का जो ये 65 साल के बीच के जो जनरेशन रहे हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं मैनेज कर पाए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो किया, डिफॉरेस्टेशन हैविली हुई है, पॉल्यूशन हैविली हुआ है, तो इन्होंने तो अच्छे से काम नहीं किया, दिख रहा है। ओके, और इसमें वर्ल्ड वाइड सबका योगदान है कहीं ना कहीं, ये किसी एक पर्सन पे नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ों को सही करें, क्योंकि ये लोग 65 ईयर्स ओल्ड के हो चुके हैं। एक बंदा जो 1960s में पैदा हुआ था, आज वो 65 साल का है, ठीक है ना। अब जब वो 65 साल का है तो वो रिटायर हो चुका है, अब उसका योगदान खत्म हो गया, अब आपकी गेम चालू होने वाली है। जो अगेन ना, मेरी एज 25 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अब इम्पॉर्टेंट है कि मैं इन चीज़ों को प्रमोट करूँ, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, एक कॉल आ गया था, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बातें तो समझ में आई ना। अब आगे बात करते हैं की एक्शन इंडिविजुअल कैन टेक टू इंक्लूड। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो यूज क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, भाई प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग कम कर दें। चूज़ करना ऑर्गेनिक मैन्योर ओवर द सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैन्योर का हम लोग इस्तेमाल करें, सिंथेटिक केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको ख़राब कर देते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल कम कर दें। ट्रैवल करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और कारपूल से, ठीक है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयर जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे आप ट्रैवल करें रादर देन प्राइवेट व्हीकल से, क्योंकि जब प्राइवेट व्हीकल से आप ट्रैवल करते हो तो मान लो कि एक व्हीकल है, मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है और एक कार पे ट्रैवल कर रहा है,
फिर एक बंदा है एक कार पर ट्रैवल कर रहा है। अब ये बंदा, इससे भी पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इससे भी हो रहा है। रादर देन एक गाड़ी हो शेयर जिसमें ये दोनों ट्रैवल कर ले तो पॉल्यूशन रिलेटिवली कम होगा। तो इससे क्या हो सकता है, हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। फिर हम लोग प्लांट करें ट्रीज़ को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम लोग ट्रीज़ लगाएं। कीप सराउंडिंग क्लीन एंड अवॉइड द ओपन डंपिंग, मतलब खुले में कचरा ना फेंके, जो हमारे देश में प्रीडोमिनेंट है। भाई लोग खुल के कचरा फेंकते हैं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है ना। तो आसपास की जो सराउंडिंग है उसको क्लीन रखना, रिस्पेक्ट करना कम्युनिटी, सिटी एंड कंट्रीज़ को, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं यूज़ करना ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब क्या होता है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना करें, बाकी ऑल्टरनेटिव जैसे सोलर एनर्जी हो जाते हैं, ऐसे एनर्जीज का यूज़ करें, ठीक है ना। अब इस बारे में हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, अदर सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या होता है। तो ये सारे आपको पता है। एनर्जी क्राइसिस वाले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, मेरे को जहाँ तक याद है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हो लेक्चर को तो उसे देख लेना, अच्छा से डिस्कस करा हुआ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हम लोग बचपन से इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते थे, सेम चीज़ें यहाँ पे हैं कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। बारिश होती है तो उस पानी को आप कंजर्व करके रखो जिससे आप उस पानी का इस्तेमाल कर सको। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इन सब चीज़ को करके आप इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हो और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से वन लाइनर फॉर्मेट में आपको सारे सॉल्यूशंस को लिखने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ डिस्कस नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चंस को अगर इतना पॉइंट्स को लिख देते हो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिख रहे हो, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। और ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके, हर पॉइंट्स पे भी देखोगे तो 6 से 8 पॉइंट लिख रहे हो, विच इज़ गुड। आगे बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग दिस वैल्यू कैन हेल्प कंजर्व इकोसिस्टम नेचुरल रिसोर्सेज लीडिंग टू पॉजिटिव एक्शंस दैट एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली बात है, जो ऊपर भी बताया। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंग सराउंडिंग। अब क्या इंपॉर्टेंस है बेटा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने का, ठीक है ना। तो देखो, आवर इन्वायरमेंट इंक्लूड द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता है हमारे जो इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है। जैसे देख लो लैंड, ठीक है, वाटर, एयर, जर्म्स, प्लांट्स, एनिमल, पीपल। देखो ना, लैंड, वाटर, एयर, ये क्या है, हमारे नॉन लिविंग है। लेकिन लिविंग में देख लो, तुम्हारे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, हम लोग हो गए, ये सारे क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल अडेप्ट देयर सराउंडिंग। प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट कर जाते हैं। चेंजेस इन एनी पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट कैन डिस्टर्ब लाइफ एंड काउज द डिस्कम्फर्ट। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज एन अनफेवरेबल चेंज एंड डीजनरेशन। टू लिव healthily we must protect our environment from the pollution and keep it clean. We need to care for our land, water resources, forest and atmosphere while maintaining the balance between these elements and living creatures। मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम लोग सही तरीके से नहीं रहेंगे, हुड़दम मचाते रहेंगे, ठीक है ना, जो बोला ना इन्वायरमेंट को बर्बाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अनफेवरेबल चेंज लेकर के आएगा। हमारा जो इन्वायरमेंट है ख़राब होगा, जिससे हमारी ज़िंदगी भी जाएगी, सामने वाली की भी जाएगी। ओके, और अल्टीमेटली हम लोग का ये ऑब्वियसली बात है, इससे क्या होगा, पूरा इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगा, हम लोग भी मारे जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंस यही है बेटा कि सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखो, आप भी एग्जिस्ट कीजिए, सामने वाला भी एग्जिस्ट करे। मोटा मोटी बात बस इतनी सी है, ठीक है ना। अपनी लैंड का केयर कीजिए, अपने इन्वायरमेंट का केयर कीजिए, जिससे आप भी उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपके अलावा अदर जो क्रिएचर्स है नेचर के द्वारा बनाया गया वो भी उसमें एग्जिस्ट करे। कोविड में देख सकते हो कि जब नेचर ने अपना कहर ढाया, ओके, तो कोविड इंसानों पे ही आया और कितने लोग मारे गए। वो नहीं देखेगी बीमारी आते, क्योंकि नेचर को पता है भाई, एक चुटकी, एक फ्लैश चलाएंगे सब कुछ गंदगी साफ हो जाए। टॉयलेट में लोग फ्लैश चलाते हैं, सारा गंदा निकल जाता है ना, जस्ट लाइक डैट। उसको समय नहीं लगेगा। आप देख सकते हो 2014 के आसपास जो केदारनाथ में जो भारी पानी का जो फ्लड आया था, क्या था कारण, मंदिर के बाहर इतनी ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे आप एकदम इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी कर चुके हो। कहते हैं नेचर ने देखा यार ये ज़्यादा नाटक कर रहे, एक बार फ्लड लाए, सारे एक बार में ख़त्म हो गए। अब उसमें न्यूज़ चलाते रहो, इतने लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए। मासूम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुनहगार थे। वहाँ पे वो नेचर को बर्बाद कर रहे थे, इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे थे। मेरे अभी काफ़ी बच्चे देखने को मिला जिसके माँ बाप नहीं रहे, कई माँ बाप ऐसे देखने को मिले जिनका बच्चा नहीं रहा। कितना पेनफुल है ना, सोचो। लेकिन सोचो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे एक गुनहगार है, हम लोग भी गुनहगार है। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब
इवन मैं ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ, राइट। सारे ह्यूमन बींग गुनाहगार हैं जो नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना होगा। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। ध्यान देना, लोगों को पता होना चाहिए कि आप जैसे हमारे लिए जैसे पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना ज़्यादा हमारे लिए चैलेंज बन के उभर रहा है और उनसे हमें डील करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। और गवर्नमेंट ने कुछ किया भी है, मतलब एक्ट वैक्ट बनाते हैं, पेपर में खूब छापते हैं, बट ऐसा जैसे ऊपर बताया ना कि इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बट वो मैं अपनी बुक में लिख नहीं सकता, दिस इज़ नॉट करेक्ट वे, ठीक है, बट सच्चाई तो बेटा आप भी जानते हो ना। ओके, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्ट डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द वेरियस वे, influenced by their attitudes, responses to changes like pollution, industrialization, resources depletion. इन्वायरमेंटल एजुकेशन हेल्प कनेक्ट पीपल टू देयर सराउंडिंग। इन्वायरमेंट के बारे में जब लोगों को समझाते हो तो लोगों को वो हेल्प करता है कि अपने सराउंडिंग से वो कनेक्ट करें, कवर करें इश्यूज सच एज पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल करें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। पॉपुलेशन पे मैंने अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ लास्ट के चैप्टर्स में, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्या प्रॉब्लम्स आती है पॉपुलेशन बढ़ जाने से, मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ फिर से रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन, और ये वीडियो की लेंथ अननेसेसरी फिर से बढ़ा देगा। तो आप लास्ट सेक्शन में मैं उम्मीद करता हूँ आप देख लेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग समझे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ, एक लाइन में बता रहा हूँ, बाकी डिस्कस करा हुआ है अगेन लास्ट के लेक्चर्स में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आसान भाषा में समझो, बिना नेचर को नुकसान पहुँचाए आपकी ग्रोथ, ठीक है ना। जब भी डेवलपमेंट कर रहे हो अपने लिए नेचर को नुकसान मत पहुँचाओ। अगर फैक्ट्री बना रहे हो तो अगर तुम पॉल्यूशन कर रहे हो तो उस जो एयर को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे हो वो फिल्टर आउट होने चाहिए, उसमें से जितने हार्मफुल जो तुम्हारे जो भी एलिमेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं, गैसेस वगैरह, उसको पहले से निकाल लो, जिससे इन्वायरमेंट में जब वो एयर जाता है, जो वो क्या बोलते हैं धुआं निकलते हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। पानी जैसे गंदा पानी डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है रिवर में, वैसा ना किया जाए। उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना चाहिए जहाँ पे उस पानी की अच्छे से ट्रीटमेंट करके फिर वो पानी को इन्वायरमेंट में छोड़ना चाहिए, जिससे वो इन्वायरमेंट में नुकसान ना करे। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं होता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं। ओके, सिंस 1986 द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज द नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है ना। इन्होंने NEAC को रिकॉग्नाइज करा है, मतलब मान्यता दी है एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस, कि भाई ये हर साल अवेयरनेस फैलाएं अबाउट द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, कि भाई इन्वायरमेंट को बचाना हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ईच ईयर द कैंपेन फोकस ऑन ए स्पेसिफिक थीम, हर साल एक स्पेसिफिक थीम पे ये कैंपेन करवाया जाता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप टू इन्हांस द रिसर्च, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इन की एरियाज लाइक इकोलॉजिकल साइंस एंड इन्वायरमेंटल। मतलब ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, और अलग अलग थीम पे चलाते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सके इकोलॉजिकल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट कर पाए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 2001-2 में NEAC ने क्या किया था, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम रखा था जो फोकस करता था एक्शन ओरिएंटेड इशूज लाइक कीप ड्रिंकिंग वाटर क्लीन, ओके, मैनेजिंग द गार्बेज, प्रमोट करना नॉन प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है ना, मतलब कि प्लास्टिक को मत यूज़ कीजिए, नॉन प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कीजिए। देखो कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि कल से प्लास्टिक बैन है, आप प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते, ओके, फिर हफ्ते भर टाइट भी रहते हैं, फिर उसके बाद वापस से प्लास्टिक यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटेक्ट करना ट्रीज़ को, इनकरेज करना पेस्टिसाइड्स फ्री फार्मिंग को, ओके, पेस्टिसाइड जब डालते हैं तो उसमें केमिकल्स होते हैं जो कीड़े को तो मार देते हैं, बट वो सॉइल पे भी पड़ रहे होते हैं, प्लांट्स पे भी पड़ रहे होते हैं। तो प्लांट्स पे तो जो भी सब्जियां फल आता है वो तो हम लोग खाते हैं, तो हमारे लिए तो वो अनहेल्दी है ही, बट वो सीधे सॉइल के कांटेक्ट में जाते हैं जो सॉइल को डिग्रेड कर देते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के ये लोग थीम बनाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, बट एज ऑलवेज कोई ग्राउंड लेवल पे इसका कोई भी खास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। अगर दिख रहा होता तो आज हमारे देश की दशा ये ना होती। आगे बात करते हैं रिफ्यूजिंग यूज ऑफ स्ट्रेफॉर्म कंटेनर्स। देखो, पॉलीस्टीरीन इज अ पेट्रोलियम बेस्ड थर्मोप्लास्टिक मेड ऑफ सिलिट्रीन मोनोमर्स कॉमनली नोन एज द साइट्रोफोम। इट इज़ अ लाइट वेट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन रिसाइकेबल मेकिंग इट कैन इन्वायरमेंटल कंसर्न। देखो, साइट्रोफोम का यूज़ हम लोग करते हैं बहुत सारे मतलब कि कंटेनर्स वगैरह बनाने में, चीज़ों को बनाने में, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। पता ना, जो इन्वायरमेंट में क्या बोलते हैं वो खप नहीं जाता, उसमें मिल नहीं जाता, बल्कि वो समय बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है।
ओके, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऑफ्टन यूज्ड फॉर पैकेजिंग डिस्पोजेबल कप्स वगैरह जो बनते हैं ना, मीट ट्रेस, इंसुलेशन पैनल्स, पॉलिस्टीरीन इज मेड फॉर नॉन सस्टेनेबल पॉल्यूटिंग पेट्रोलियम। ये किससे बनते हैं? नॉन सस्टेनेबल पॉल्यूटिंग पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। पैकेजिंग मटेरियल वगैरह देखते हो वो सारे हो गया। इट टेक अप टू 500 ईयर्स टू डिकम्पोज। भाई साहब इसको 500 साल लगता है डिकम्पोज होने में, ठीक है। लीचेस टॉक्सिक केमिकल, जैसे बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो हार्म करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, पर्टिकुलरली इफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को। These products contribute significantly to the environment pollution and pose the health risk, जिससे ये प्रोडक्ट हमारे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हेल्थ रिस्क भी बहुत ज़्यादा ये बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिफ्यूज़ करना द यूज़ ऑफ पोली बैग्स। पोली बैग्स पता है ना, प्लास्टिक जो होता है, हम लोग जाते हैं दुकान पे, बोलते हैं भैया एक प्लास्टिक की जगह दूसरा दे दो, 2 प्लास्टिक दे दो। मतलब आधा किलो 1 किलो आलू क्या खरीदा, 2 प्लास्टिक मांग लेते हैं, बोलते हैं कि भाई एक फट गया तो दूसरा इमरजेंसी के लिए रहेगा। अरे आप अपने झोला लेके जाओ, जूट वाली झोला यूज़ करो, प्लास्टिक मत यूज़ करो। ऑलवेज कीप योर सिविक सेंस विथ योर सेल्फ। इंडिया इज़ पॉपुलर कि यहाँ पे लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस का मतलब होता है कॉमन, बेसिकली कहाँ रहने सहने का ढंग। बेसिकली इन शॉर्ट में बता देता हूँ, कहाँ पे थूकना है, कहाँ कचरा फेंकना है, कहाँ पे किस तरीके से बिहेवियर करनी है। लोग लाइन में लगते तो भी चीटिंग करते, कुछ काम हो रहा लाइन में लगना तो उसमें भी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ट्रैफिक लाइट पे कैसे खड़ा होते लोगों को नहीं पता। ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जल चुका है, जब तक पुलिस वाला हाथ देख कर रोकेगा नहीं तब तक ये रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो सिविक सेंस होती है सारे, ठीक है ना। पॉली बैग्स हम लोग ना यूज़ करें, घर में झोला है तो एटलीस्ट ठीक है। पॉली बैग्स आई नो कि कुछ जगह आप लिक्विड वगैरह प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें तो यार यूज़ करना ही पड़ेगा, बट हाँ जहाँ पे हम लोग इसको अवॉइड कर सकते करना चाहिए। बट इंडिया में नहीं छोड़ते लोग, इंडिया में फ्री की प्लास्टिक भी नहीं छोड़ेंगे, वो ले लेंगे। तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे बोला जाता है कि लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, तो ये डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आर मेड फ्रॉम इथिलीन, ठीक है ना, एज गैस ड्राइव फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल। ये किससे बनते हैं भाई? वही नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे क्रूड ऑयल, गैस, कोल, ये सबसे बनते हैं। इथिलीन इज टर्न इनटू द पॉलीमर कॉल्ड पॉलीथीन। ये इथिलीन जो होता है इसको पॉलीमर में बनाते हैं, जिसको मतलब कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग पॉलीथीन के नाम से जानते हैं, विच इज़ यूज टू क्रिएट अ प्लास्टिक बैग्स अदर प्रोडक्ट्स। The manufacturing of plastic bags consumes millions of gallons of petroleum, depleting the valuable fossil fuels that could be used for the transportation और हीटिंग। कहीं ना कहीं जितना प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारा गैलन्स, अब देखो पेट्रोल्स जो होते हैं ना क्रूड ऑयल, उनको गैलन्स में नापा जाता है। ओके, तो मिलियंस ऑफ गैलन्स जो हमारे पेट्रोलियम्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है पॉलीथीन को बनाने में, जो हम लोग शायद ट्रांसपोर्ट में, हीटिंग वगैरह में यूज़ कर सकते थे, तो नहीं कर पाते। मुद्दा यही है बेटा कि हम लोग को प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए। यही एक बोलते हैं ना एक अच्छा सा सॉल्यूशन है। क्यों हम लोग क्यों अवॉइड करें? सवाल ये उठता है, एग्जाम में पूछ देंगे क्यों अवॉइड करें, बताओ। तो पहला तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। इसको 400 से 1000 साल लगता है डिकम्पोज होने में, ठीक है। उसके बाद ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करता है भाई साहब, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंजेस वगैरह में बहुत ज़्यादा ये एडवर्स इफेक्ट डालता है। ये थ्रेट करता है वाइल्ड लाइफ को। देखो कि कई एनिमल्स वगैरह इसको खा लेते हैं, गाय वगैरह जो होती हैं खा लेते हैं, उसके बाद बहुत ही दर्दनाक मौत होता है, थाउजेंड्स ऑफ डेथ ईच ईयर, बहुत ही दर्दनाक मौत होता है, ठीक है। नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है। रिसाइकलिंग प्लास्टिक बैग इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू द हाई एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ओके, और ये लोग क्या होते हैं तुम्हारा नॉट कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू द हाई एक्सपेंसेस इन्वॉल्व विच मेक इट इम्प्रैक्टिकल फर्दर हार्म्स इन द एनवायरमेंट। मतलब इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भैया जितना में रिसाइकल करोगे उतने में नया बना लोगे। तो कंपनियां सोचती है क्यों रिसाइकल करना है या नया बना लो, वो तो प्रॉफिट मोटिव रखती हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर है इसको इस्तेमाल ही ना करो। अभी मैं बताता हूँ ना, कुछ दिन पहले की घटना मेरे साथ घटी, इस थ्रेट टू एनिमल वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे घर के नीचे ना एक गाय खड़ी थी, रात का समय था, एक अंकल बाइक से उतरे, उनमें रोटी ले रखा था। उस गाय को पॉलीथीन में रोटी था 4-5, वो पॉलीथीन के साथ ही गाय को खिला दिया, वो बेवकूफ़ आदमी। और जोक से मैं भी नीचे उतर रहा था, मैंने देखा यार, मैं बोला कि अंकल क्या पागल हो गए क्या, मुंह पे बोल दिया। ऐसे लोग को रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बस चले तो गाली वाली भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है ना। तो अब ये बोलते हैं कि रोटी ऐसे खिलाता तो गंदी हो जाती ना। अरे मूर्ख आदमी, क्या मैं बोलूँ तुम्हें। तो प्लास्टिक को जबरदस्ती गाय के मुंह से तो निकाल लिया गया, मैंने निकाल दिया, बट वही अल्टीमेटली बात है ना, उस आदमी को हल्का सा भी इस बात का ना रिग्रेट फील नहीं हुआ जब मैंने बोला कि बेवकूफ़ कहीं के, प्लास्टिक खाएगी वो मर जाएगी, उसका क्या। तो स्माइल करते हुए बाइक पे बैठ के निकल गया वो आदमी।
इसको बोलते हैं सिविक सेंस ना होना। अब ये कॉमन सेंस सबके पास है कि प्लास्टिक खिलाओगे कोई भी एनिमल मर जाएगा। वो बेवकूफ़ आदमी खिला रहा था, अब न जाने कितनों को खिला चुका होगा उसके लिए, क्योंकि वो यूजुअल सी बात लग रही थी। तो ये थ्रेट टू एनिमल वाइल्ड लाइफ जो है हमारे पास, नॉट इवन अ वाइल्ड लाइफ यार, हमारे गली की गाय को मैं बात बता रहा हूँ ना, तो इट्स नॉट अबाउट अ वाइल्ड लाइफ, इट्स ऑल अबाउट एनी एनिमल। ठीक है, चलो। यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग्स, ध्यान देना, हम लोग क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कंट्रीज लाइक चाइना, बांग्लादेश, इंडिया हैव अ बैन मोस्ट टाइप ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम लोगों ने कई सारे जगह बैन भी किया है। और इको फ्रेंडली क्लॉथ हम लोग प्रमोट करते हैं जो 100% रिसाइकेबल मटेरियल से होते हैं, जैसे पॉप बोतल प्रोवाइड अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। क्लॉथ बैग बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं जिससे पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है, तो इनका यूज़ करना चाहिए। कुछ जगह मेजर्स लिए गए हैं। आज बड़े मॉल्स वगैरह में जाओगे तो तुम अगर बैग लेते हो तो तुम्हें जूट वाले बैग देते हैं, क्लॉथ की बैग देते हैं जो कि रिसाइकेबल होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जहाँ पे केमिकल्स जो होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम फॉस्फेट, ये सारे यूज़ ना करें जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बुरा, जो सॉइल को बहुत गंदे तरीके से ये हार्म करता है। ठीक है ना, हम लोग को सॉइल फर्टिलिटी बढ़ानी है तो हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। ओके, अब देखोगे आज के समय में जो मैक्सिमम जो किसान यूज़ करते हैं ना, ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और अगेन उनको भी इतना सिविक सेंस, वही बात आ गई कि इनको प्रोडक्शन से मतलब है कि ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, दैट्स इट। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब नहीं। गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ कुछ काम की है नहीं, सबको पता है। चलो आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सोइल का पीएच चेंजेस होती है, फॉसल फ्यूल डिप्लेशन होता था क्योंकि फॉसल फ्यूल का यूज़ करके बनता है। ये हार्म करता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारे सॉइल को बेनिफिट पहुंचाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वो भी मारे जाते हैं। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, अगेन वही बात आती है। ओके, देखो अदर हैंड ऑर्गेनिक मैन्योर हेल्प करता है इको फ्रेंडली काम करने में, सॉइल की हेल्थ को बना के रखता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, ये प्रोटेक्ट करता है कोई भी डिजीज के अगेंस्ट, कोई भी फॉसल फ्यूल का यूज़ नहीं होता और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, आगे बात करती है 3RS। 3RS का मतलब रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। कोई भी चीज़ जो खराब है, मतलब प्लास्टिक है, उसको एकदम रिड्यूस कर दो, कम से कम इस्तेमाल करना है। ठीक है, और कम से कम इस्तेमाल करना है, प्लस उसको रीयूज़ करो, जितना ज़्यादा उसको रीयूज़ कर सकते हो करो, और उसको रिसाइकल करो जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। रिडक्शन इन्वॉल्व द अननेसेसरी कंजम्पशन, जो बेमतलब का कंजम्पशन कर रहे, एक प्लास्टिक लेने गया दूसरा लेके आ गया, वो काम नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए, बिफोर परचेसिंग द बॉटल वाटर कंसिडर यूजिंग अ टैप और फिल्टर वाटर, जिससे आप चीपर, सेफर और जस्ट एज अ हेल्दी ऑप्शन आपके पास है। रीयूज करो, प्लास्टिक बॉटल कंटेनर है उसको बार बार इस्तेमाल करो। ठीक है, हम लोग रिफ्यूज़ करेंगे भाई, हम लोग नहीं यूज़ करेंगे बार बार खरीद करके। रीयूजिंग मटेरियल मीन्स यूजिंग देम इन अ ओरिजिनल फॉर्म इंस्टेड ऑफ discarding them. For example, plastic bottle and containers. In India, about 80% of plastic waste is recycled. हमारे देश में लगभग 80% जो प्लास्टिक वेस्ट होता है रिसाइकल्ड होता है, बट प्लास्टिक आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। Recycled plastic produced such as a bag are harmful because of the melting process break down the polymer into the smaller harmful units. Glass can be recycled endlessly without losing the quality. Glass होता है ना शीशा, okay, broken glass when mixed with the sand, limestone and soda ash can be used for the creating a new glass product. Recycled glass can also be used in the creating the decorative tiles and the landscaping the material. Refusing harmful materials such as the plastic bags in another step is of waste management. Social awareness and encouraging the other to refuse the unnecessary plastic can have a positive environmental impact. प्लास्टिक को जितना कम यूज़ कर सकते हो उसको रिफ्यूज़ करो यूज़ करने से। तीसरा आता है हमारे पास रिसाइकलिंग इन्वॉल्व द कलेक्टिंग द डिस्कार्डेड मटेरियल्स, प्रोसेसिंग देम एंड मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम देम। दिस हेल्प रिड्यूसिंग द वेस्ट, कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीनर। रिसाइकलिंग ऑल्सो सेव द रॉ मटेरियल एनर्जी व्हेन द डन प्रॉपरली। इट रिड्यूस द लैंडफिल वेस्ट, कंजर्व द रिसोर्सेज एंड सेव मनी। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग द रिसाइकलिंग, हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस फॉर बोथ वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिसाइकल बोलते हैं। ओके, सम आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड। फॉर एग्जांपल, पुराने जो कॉपियाँ हैं ना, उनको प्लास्टिक, पुरानी कॉपी हो जाती है, पुराने बुक्स होते हैं,
पेपर के एग्जांपल न्यूज़पेपर, ये सारे क्या हो जाते हैं, आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। प्लास्टिक में देख लो कंटेनर्स, बॉटल, बैग, सीड्स। ग्लास एंड केमिटिक्स में बॉटल्स, प्लास्टिक्स, कप, बॉल्स। मिसलेनियस में देख लो पुराने कैंस हो जाते हैं, यूटेंसिल्स पुराने बर्तन हो गए, क्लॉथ हो गए, फर्नीचर हो गए, इन सब का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकलिंग करने से क्या होता है, इट कैन जैसे कैंस, बॉटल, पेपर्स, कार्डबोर्ड्स हेल्प रिड्यूस्ड इन वेस्ट, कंजर्व द रिसोर्सेज, द मटेरियल कैन बी रीमेड इनटू द आइदर द सेम प्रोडक्ट और अ completely new one. Creating a product from a recycled materials typically requires less energy and fewer resources than producing them for a new raw materials. For example, old calendar can be used to cover books, गिविंग देम अ पर्सनलाइज्ड एंड इको फ्रेंडली टच, जो बचपन में अपन करते थे, ठीक है ना, जो मोटी वाली कवर होती थी ना या न्यूज़पेपर होती थी, तो हम लोग के स्कूल में ना बोलते थे कि बुक को कवर करके रखो वरना फट जाएगा। ओके, तो अपन क्या करते थे, वही वाली मोटी वाली जो कैलेंडर्स होती थी उसको हम लोग कवर बना के यूज़ करते थे। अच्छा भी लगता था, काम भी हो जाता था। तो ये हम लोग बचपन में प्रैक्टिस किए आए, होप आप लोग भी करे होगे कहीं ना कहीं। Old greeting cards can be reused in the craft or turned into the bookmarks or decorations. Paper can be made at the home through the simply recycling process. You can even paint on this homemade paper to create a unique artwork or stationery. ठीक है, तो हम लोग यूज़ करके कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे पेपर्स वगैरह का रिसाइकल कर सकते हैं। इवन देखोगे दिवाली वगैरह के समय मम्मी क्या करेगी, पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह भी हम लोग बेचते हैं रद्दी वाले को, तो वो लोग रद्दी वाला क्या करता है, जाके उसको रिसाइकल करता है। ठीक है, क्लियर है। पेपर रिसाइकलिंग क्या होता है, ध्यान देना। पेपर रिसाइकलिंग एक प्रोसेस होता है जो हम लोग क्या करते हैं, पेपर जो प्रोडक्ट होते हैं न्यू रियूजेबल पेपर आइटम्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रेगुलर लाइफ का। इट इज़ यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस फ्रॉम राइटिंग टू पैकेजिंग। हाउएवर विद द राइज ऑफ द टेक्नोलॉजी सच एज अ कंप्यूटर, फोटो कॉपियर्स एंड पेपर कंजम्पशन वेस्ट हैव इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। ओके, in India, the paper consumption is a 5 kilo per capita and is expected to be grow at the rate of 6 to 7% annually over the next 5 years. मतलब क्या होता है, हर एक इंसान, ठीक है ना, इंडिया में 5 से 6 किलो का ऑलमोस्ट देख लो पेपर एक साल में यूज़ कर देता है। ओके, पर कैपिटा, और ये बढ़ने ही वाला है। जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ रहे हैं, प्रिंट आउट्स हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, नोट्स लेते हैं, जितना होमवर्क करते हैं। अब सर बोलोगे सर होमवर्क करना बंद करवा दो, आगे चल के क्या पता चीज़ें इतनी एडवांस हो कि आप टैब में ही सारा कुछ कर पाओ, जिससे पेपर आप बचा पाओ। पहले तो नहीं, बट अब मैं भी सारा काम अपने कंप्यूटर पे ही कर लेता हूँ। देखो ये नोट्स बना के इस पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये टोटली नेचर को नुकसान नहीं पहुँचा रहा एक तरीके से कह लो, क्योंकि ये PDF फॉर्मेट में है। ओके, तो यही है, समय के साथ इसको हम लोग देखो सिंपल सी बात है, बुक कॉपी ज़रूरी है पढ़ने के लिए, समझो। लिखोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं, फिर गवाह रह जाओगे। ओके, तो यही ऑप्शन है कि आप पेड़ ज़्यादा लगाइए ना। अब कोई इंसान को भूख ज़्यादा लगती है, इसका मतलब क्या, वो खाना कम खाए नहीं ना, वो खाना ज़्यादा बनाए। एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है, खाना इतना ज़्यादा बनाओ कि तुम्हारा पेट भर जाए, तुम्हारे फैमिली का भी पेट भर जाए। तो वही सोचो कि पेड़ इतना ज़्यादा लगाओ। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस बनानी पड़ेगी, चाइल्ड कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे, 3-3 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। एक बच्चे से ज़्यादा मत पैदा करो, जिससे कंट्रोल आए हमारी पॉपुलेशन में। आने वाले 30-40 सालों में कंट्रोल देखने को मिलेगी। ठीक है, बाई यूजिंग द पेपर केयरलेसली वी कंट्रीब्यूट डिफॉरेस्टेशन। हम लोग पेपर को देखते हो, कई बच्चे पेपर को फाड़ते बहुत है, काटते, मतलब अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो याद रखना बेटा, तुम्हारा एक पेपर यूज़ ना करने के लिए, मतलब गलत तरीके से यूज़ करने के लिए, वो अगर मान लो देश में 100 करोड़ बच्चे हैं या फिर वर्ल्ड में 100 करोड़ बच्चे रोज़ एक पेपर वेस्ट करते हैं, 100 करोड़ पेजेस वेस्ट हो रहे हैं, और इसमें ना जाने कितने पेड़ कट रहे हैं। तो एक पेपर तुम्हें लगता हो कि सर मेरा एक पेपर वेस्ट करने से क्या होता है, नहीं, आपके एक पेपर वेस्ट करने से बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जैसे बच्चे रोज़ अगर वेस्ट कर रहे हैं ना, इट विल टेक, साल में सोचो ना यार, लगभग 700-800 पेज तुम वेस्ट कर देते होगे। ठीक है ना, नहीं करते बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये तो इम्पैक्ट डालेगा ना। क्लाइमेट चेंज एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज में भी वाटर पोल्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि पेपर फेंक देते हैं लोग, ठीक है, पानी वगैरह में। फॉर एग्जांपल, टू प्रोड्यूस जस्ट 1 टन ऑफ पेपर इंडस्ट्री कंज्यूम 2 और 8 टन ऑफ ड्राई टिम्बर। देखो, केवल 1 टन पेपर बनाने के लिए 2 से 8 टन जो टिम्बर होते हैं ना, लकड़े, उसको यूज़ किया जाता है। 24,000 गैलन्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल होता है पेपर बनाने में। तो पानी भी इस्तेमाल होता है ब्रो, ये मत समझना पेपर बनाना एक बस सूखा सूखा काम है, पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, मशीन चलती है। रिसाइकलिंग पेपर हेल्प करता है मिटिगेट करने में दिस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बाई सेविंग द ट्रीज, रिड्यूसिंग द वेस्ट एंड मिनिमाइजिंग द पॉल्यूशन। ठीक है ना, काइंड ऑफ मैं रेगुलर बैच की तरह पढ़ा रहा हूँ, बट डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ दिमाग में छप जानी चाहिए, बिकॉज बीइंग अ टीचर दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमको ये चीज़ें मैं बता के रखूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
देखते की पॉइंट्स ऑफ पेपर रिसाइकलिंग, ठीक है ना। ओके, ट्री कंजर्वेशन, ठीक है। इट टेक 17 फुल ग्रोथ ट्रीज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर। लगभग 17 बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनको काटा जाता है 1 टन पेपर बनाने के लिए। तो हम लोग को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी सेव करता है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। देखो बेटा, जो ऊपर मैंने समझाया है ना, यही चीज़ों को मैंने पॉइंट के फॉर्म में भी लिखा है। लैंडफिल स्पेस, जॉब क्रिएट करता है, रीयूज़ करता है फॉसिल फ्यूल्स को। और मतलब क्या होता है कि पेपर को रिसाइकल करने से क्या होता है, पहले तो ट्री बचती है हमारी, प्लस एनर्जी बचता है। 60% लेस रिसाइकलिंग पेपर यूजेस 60% लेस एनर्जी दैन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। नया पेपर बनाने से स्टार्टिंग से स्क्रैच से काम करना पड़ता है। यहाँ पे पेपर बनाया तो इसको रिसाइकल करना पड़ता है, तो समय काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। पॉल्यूशन रिड्यूस होता है भाई, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हम लोग का रिड्यूस हो चुका रहता है। पेपर रिसाइकलिंग हेल्प रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन बाय 35% एंड एयर पॉल्यूशन बाय 74% वाइल ऑल्सो एलिमिनेटिंग द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स। जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स है उसको खत्म करने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब रिड्यूस करता है। लैंडफिल स्पेस, रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर कैन से 14% ऑफ लैंडफिल स्पेस, ठीक है ना। उसके बाद जॉब क्रिएशन, क्योंकि अब रिसाइकिल सेक्टर भी बढ़ती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं नए लोगों को जॉब मिलती है, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है। रिड्यूस करता है हमारा फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हम लोग पेपर रिसाइकलिंग हेल्प करता है रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कम इस्तेमाल करेंगे। और रीयूज़ करते हैं आइटम्स, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग और ओल्ड फर्नीचर अदर आइटम इस रिपेयरिंग देम कैन रिड्यूस द एनर्जी। मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको रिपेयर कर ले, अगर कोई मान लो कि फर्नीचर वगैरह या फिर आइटम्स जो है पेपर की चीज़ें उसको रीयूज़ कर ले। पेपर मान लो कि एक चीज़ है, हम लोग उसको मल्टीपल टाइम अगर यूज़ कर ले तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बेहतर होगा ना। ओके, और एनर्जी सेविंग कैसे करता है ये भी मैं बता देता हूँ। रिसाइकलिंग पेपर यूज 60% लेस एनर्जी दैन अ मैन्युफैक्चरिंग इट फ्रॉम अ न्यू मटेरियल। रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ पेपर कैन सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ टेलीविजन फॉर अ 31 आवर्स, ठीक है। तो ये एक फन फैक्ट काइंड ऑफ मैंने पॉइंट लिखने की कोशिश करी थी, तो आपको आई होप इसका हेल्प मिल रहा होगा। ओके, एडिशनली देखोगे दिल्ली गवर्नमेंट इज रनिंग अ कैंपेन प्रमोट द यूज ऑफ रिसाइकेबल पेपर बैग्स, हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स एंड बाय रिसाइकलिंग द पेपर वी नॉट ओनली सेव द ट्रीज बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एनर्जी कंजर्वेशन, पॉल्यूशन रिडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बात है। अब इसी के साथ हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। 5 पेज का चैप्टर था, लेकिन मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। लाइक काइंड ऑफ मैंने अगेन रेगुलर क्लासेस इज मोर इन डेप्थ, पर था इतना इन डेप्थ है कि बच्चा अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा हो तो उसको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसको तुम बार बार पढ़ सकते हो। इसकी PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी एज ऑलवेज, और हार्ड कॉपी आप ऑर्डर कर सकते हो हमारे इस व्हाट्सएप सपोर्ट पे 6388556077, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करके आप बोल सकते हो कि मुझे इसकी हार्ड कॉपी चाहिए। और गाइस सपोर्ट करो, मैं चाहता हूँ आपके लिए एक लाइव क्लास लेकर के आऊँ, ठीक है। लेकिन ये साल तो नहीं हो पाएगा, 25-26 के सेशन में तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं 26-27 के सेशन में लेके आना चाहता हूँ लाइव बैच। उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अगर आप लोग अगेन हमारी पॉपुलेशन बढ़ाई है, अभी तो 500 भी सब्सक्राइबर नहीं है। मैं एक टारगेट देता हूँ, फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, 25 लाइक्स का टारगेट देता हूँ, 25 लाइक्स और 25 कमेंट्स, ठीक है, करना। और कई बच्चे मुझसे पढ़ के बोर्ड देने जो जा रहे हैं यार एग्जाम में, अपना मार्क्स भी बताया करो कमेंट सेक्शन में। व्हाट्सएप तो कर देते हो, बट कमेंट सेक्शन में जब लिखते हो तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, तो अच्छा लगता है मेरे को। ओके, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले क्लास में हम लोग कस्टमर एजुकेशन पढ़ेंगे, ओके। और ये चैप्टर 20 रहेगा, 3 चैप्टर हमारी बची हुई है, ठीक है। 20 है, 21 है, देख लेते हैं कौन कौन सा है, 1 मिनट, ज़्यादा बेहतर होगा। पॉल्यूशन है, ओके, पॉल्यूशन भी सेम सा चैप्टर है, ओके। तो ये भी हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर को। और फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे कि कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है हमारे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने में। तो ऐसा है हमारा आगे का फ्लो होने वाला है। ज़्यादा अब बचा नहीं हम लोग का, सिलेबस कब ख़त्म होगा। मैंने प्रॉमिस किया था आप लोग को जब ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी कि हम लोग नवंबर तक में पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, मतलब सारे चैप्टर पढ़ चुके रहेंगे, सारी वीडियोस आपको मिल चुकी रहेगी। तो उसके साथ ही अपन चल रहे हैं, और मेरे को लग रहा है नवंबर के एंड तक तो छोड़ो, मेरे को लगता है अक्टूबर में ही कंप्लीट कर दूंगा मैं, ओके। तो आखिरी के 3 चैप्टर बचे हुए, 20, 21, 22, 3 चैप्टर है, आराम से कवर हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।